नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही इस देश की मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी दलितों की नेता बहन कुमारी मायावती अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई हैं। लखनऊ में बसपा मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर सर्वसम्मति से बहन जी के नाम पर मोहर लगी और 5 साल के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें अपना मुखिया चुन लिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और देश के जाने माने वकील सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी राज्यों से आए डेलीगेट्स ने इसका ध्वनि मत में समर्थन किया और इसके बाद मायावती एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके हाथ में कमान है। संन्यास लेने की खबरें बहुत इस बीच चल रही थी। उन सारी खबरों का मायावती ने खंडन करते हुए ये संदेश और संकेत दे दिया कि अगले 5 साल तक वो बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगी, सक्रिय राजनीति में रहेंगी, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और सर्वहारा समाज की लड़ाई बहन कुमारी मायावती लड़ती रहेंगी। ऐसे में कार्यकारिणी में एक बार फिर उनका अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय था। बसपा की कार्यकारिणी में तमाम राज्यों के लोग आए थे। कार्यकारिणी के दरमियान जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों जहां उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर भी मंथन और चिंतन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने अपने सिपह सालारों के साथ में किया। बसपा सुप्रीमो लंबे समय से उपचुनाव से दूरी बनाए हुए थी। बहुजन समाज पार्टी अगर पूरी पार्टी के इतिहास में देखा जाए तो पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती रही है, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हाथ ना लगने और जो वोट बैंक है वो काफ़ी खिसक कर इंडिया गठबंधन के पाले में चले जाने के बाद मायावती की चिंताएं बढ़ गई हैं और उन्होंने पूरी 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर वनवास के बाद, पहले उन्होंने चुनाव के दौरान एक विवादित बयान पर अपने भतीजे आकाश आनंद को वनवास पर भेजा, सारी शक्तियां उनसे छीन ली। उत्तराधिकारी बनाया था, उसे भी छीन लिया, लेकिन बाद में उत्तराधिकारी बनाया, पार्टी में दूसरे नंबर का नेता बनाया। ये कहा जा रहा था, ये संभावना थी कि शायद आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मायावती ने बुलाई है उसमें आकाश आनंद को नेतृत्व दे दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहन कुमारी मायावती ने खुद बागडोर अपने हाथ में रखी और आकाश आनंद को उनके नेतृत्व में काम करना होगा, ऐसा संकेत दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती है क्योंकि एक भी सीट लोकसभा में मिली नहीं है और दलितों के युवा नेता के रूप में उभरे चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर रावण बसपा के लिए काफ़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ भी चुनाव लड़ेगी, ऐसा ऐलान किया है और उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव उसमें भी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें एक सीट मीरापुर भी है जहाँ चंद्रशेखर आजाद के करीबी नेता प्रधान शाह चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से राम गोपाल कोरी को बसपा उम्मीदवार घोषित किया गया है। अभी इसी तरीके से बहुत सारे उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। दलितों की भागीदारी, दलितों की कमान उत्तर प्रदेश में क्या बहन कुमारी मायावती के हाथ में रहेगी, या यूं कहें कि बहन कुमारी मायावती दलितों की राजनीति के बीच या दलित वोटरों के बीच कहां खड़ी खुद को पाती हैं? मंथन में आज यही बड़ा सवाल। कभी मायावती 10, 15, 20 लाख की रैली यूं ही चुटकियां बजाकर कर दिया करती थी, लेकिन अब इस बात पर शक है कि 10-15 लाख की रैली मायावती की पार्टी कर सकती है। इतनी उसमें ताकत है, इतनी ताब है उस पार्टी में, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अभी जब अगर पिछला जो लोकसभा का चुनाव देखें उत्तर प्रदेश में, तो बहुजन समाज पार्टी को एक सीट नहीं मिली, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 37, कांग्रेस को 6 सीटें मिली और दोनों का अगर वोट बैंक जो दलितों का वोट परसेंटेज है इंडिया गठबंधन को, वो 41% वोट दलितों का इंडिया गठबंधन को मिला है और मायावती का वोट श्रिंक हो गया है।
जो मायावती दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया था पिछले 19 के चुनाव में, 14 के चुनाव में, 17 के विधानसभा के चुनाव में, 2022 के विधानसभा के चुनाव में, वो वोट भी वापस मायावती के पास आने के बजाय वो इंडिया गठबंधन के पास चला गया और उसमें ज्यादा हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना को राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि इसका उनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी को भी अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक उठाना पड़े तो वो उठाने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज में 2 दिन पहले ही संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक कार्यक्रम कहा गया था। बहुत सारे इसमें जज, बहुत सारे वकील, बहुत सारे वो बुद्धिजीवी शामिल हुए थे जो वास्तव में दलित समाज को ड्राइव करते हैं। और राहुल गांधी ने उनके बीच में कहा कि ये जो जाति जनगणना है, दलित शोषित अल्पसंख्यक जो 90% हैं इस देश में, उनकी लड़ाई लड़ना एक राजनीतिक बात नहीं है, ये उनके दिल की तमन्ना है, ऐसा करके रहेंगे। तो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से इमर्ज कर रहे हैं, जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है मायावती की चिंता और मायावती को अपना राजनीतिक वजूद खतरे में आ रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मायावती को एक बार फिर दोबारा क्या 2003 से लगातार वो अध्यक्ष हैं पार्टी की, एक बार पुनः बहन जी अध्यक्ष बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है बहुजन समाज पार्टी की। उसके बाद उनके जो नेता हैं, जो उनके प्रमुख स्तंभ हैं, सिपाही सालार हैं, उन्होंने क्या कहा हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा से, उसको सुनिए। बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब इसके बारे में तो वहाँ कुछ नहीं बताया गया, जो भी वो तो वहाँ जहाँ चुनाव पे रहा है। जी जी जी, जो है ना अन्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, खास तौर से हरियाणा में और एक कौन सा महाराष्ट्र में, जी जी जी, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जम्मू कश्मीर में पूरे कैंडिडेट उतारेंगे, हरियाणा में पूरे उतारते हैं। अब इसका तो निर्णय माननीय बहन जी लेगी, हम लोगों को जितना जी, यहाँ राजस्थान का, हरियाणा का प्रभारी एक और दिल्ली का और हरियाणा का दोनों। नेशनल कोऑर्डिनेटर चुना गया है बसपा सुप्रीमो मायावती को, एक बार फिर से जो है, माफ करिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। और क्या क्या चर्चाएं की गई हैं? और कुछ नहीं, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद आकाश जी को और वो योजनाएं बताई हैं सभी। आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। जी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और कई लोगों के स्टेट प्रभारी बदले हैं। जैसे किसके किसके? अब नाम तो हमें बताना मना किया, लेकिन वो तो सभी आ जाएंगे अंदर से गेप व्यक्ति। बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है फिर से, सब लोगों ने उसका अनुमोदन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। और कुछ और मुद्दे थे संगठन संबंधित, उन्होंने पार्टी के और किसी भी नेता को कोई जिम्मेदारी दी गई हो, किसी और बड़े नेता को? कई लोगों को दी गई है, इतना हमको याद नहीं है जी। आकाश आनंद को? आकाश आनंद, अरे हाँ भाई, इतना हम लिख के नहीं ले आए भैया, पता कर लीजिएगा। किसी को सर एक सवाल है, किसी को अंदर डांट भी पड़ी है, किसी को मायावती का नहीं, किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बड़ा जबरदस्त नज़ारा है बहुजन समाज पार्टी का। ये नज़ारा हम वर्षों से देख रहे हैं कि वहाँ कोई कुछ बोलता नहीं है। अभी भी पार्टी लुट पिट गई है, पार्टी संघर्ष में है, लेकिन अभी आंतरिक लोकतंत्र बहुजन समाज पार्टी में बहाल होना बाकी है। ऐसा मुझे लगता है कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। अभी ये बात भी बहुत खम ठोक कर, मुतमईन होकर नेता नहीं कहने की हिमाकत कर पा रहे हैं। मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले देश के वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर साहब लखनऊ से जुड़े हैं। स्वागत, धन्यवाद, आभार हयात साहब। डॉक्टर ओम सुधा इस देश के जाने माने दलित चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित, आदिवासी और ओबीसी मोर्चा के। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। प्रमोद गोस्वामी साहब हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बहुत जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 50 साल से ज़्यादा का पत्रकारिता का अनुभव। प्रमोद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुझे लगता है कि अब जो ये चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण है और हयात साहब और प्रमोद जी लखनऊ में ही हैं और ओम सुधा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। हयात साहब, अभी मैं देख रहा था कि पार्टी लूट पिट गई है, हालत खराब है, मतलब अपना जो
एक तरीके से बचाना मुश्किल हो गया है जो वोट बैंक है, और उसके बाद भी अभी आंतरिक लोकतंत्र बसपा में नहीं बहाल हो पाया है। मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी को पद भी दिया गया उसमें भी नेता खम ठोक कर दम ठोक कर नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं आकाश आनंद को यह किया गया। बहन जी, मेरा जो आज मंथन का ही सवाल है कि बहन जी कहाँ खड़ी हैं हयात साहब? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस समय पे, इस मौके पर दलित विमर्श को, दलित राजनीति के विमर्श को लेकर प्रमुखता से उठाया और देश के विमर्श के केंद्र में इस वक्त दलित है और होना भी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो आपने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र, मैंने भी बसपा को काफी दिन देखा है, करीब से, और कवर भी किया है। वो उसे अनुशासन कहते हैं। ये एक बड़ी विचित्र सी बात है। आप अगर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे, तो वो उसे लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते, वो उसे अनुशासन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो कुछ भी कहेंगे। एक समय था कि सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया गया था, अभी भी कोई प्रवक्ता नहीं है। जी जी, बीएसपी में अभी भी कोई प्रवक्ता नहीं है। आप पैनलिस्ट बुलाइए, कोई प्रवक्ता नहीं आता है। ना बीच में अभी कुछ लोग बनाए गए थे, लेकिन अब नहीं है। हाँ, फिर वो सब हटा दिए गए, सब हटा दिए जी। तो ये देश की दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी पार्टी। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि आज भी इतना वोट शेयर कम होने के बाद यूपी में 19% से 9% पर आ गए, 9.39% एग्जैक्टली सर जी। राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल डिजिट के आंकड़े में आ गए जी। आप सोचिए पहले। लेकिन इसके बावजूद ये वोट परसेंटेज और सीटें शून्य है, लोकसभा में भी और यूपी में भी। एक सीट है यूपी में, एक सीट जी जी, तो लगभग शून्य है। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है आज भी बहन जी, दलितों के रिप्रेजेंटेशन की जब बात होगी तो बहन जी अभी भी इकलौती ऐसी नेता हैं जिनके साथ दलित अपना जुड़ाव दिल से महसूस करता। लेकिन समय परिवर्तनशील चीज है, राजनीति भी उसी के साथ साथ बदलती रहती है। एक जमाने में बीजेपी सवर्णों की, अगड़ों की पार्टी कहलाती थी, आज सबसे बड़ी पिछड़ों की पार्टी जी। एक जमाने में सपा पिछड़ों की और मुसलमानों की राजनीति करती थी, आज वो पीडीए लेके आई है, पिछड़ा, दलित, और ऐसे अकलियत भी है और ऐसे अगड़ा भी है उनका। जी जी जी, वो उसमें अगड़े को भी जोड़ते हैं। जी जी, प्रमुखता से कहते हैं वो। बिल्कुल। एक वक्त था कि जब दलित राजनीति में साउथ में सिर्फ द्रमुक थी और नॉर्थ में सिर्फ और सिर्फ बसपा थी। जी। आज बसपा को अपने भीतर से, अपने समाज के भीतर से चुनौतियां मिल रही हैं। चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत नेता के तौर पर उभर करके आए हैं। भले भी उनका प्रभाव भी बहुत व्यापक नहीं, उनकी पार्टी का बहुत आधार नहीं है, अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि यूपी भर में कैंडिडेट खड़े कर सके या कोई उनसे राजनीतिक दल गठबंधन करे। लेकिन उभार उनका बहुत तेजी से हुआ है और दलितों में उनकी भी मकबूलियत बहुत तेजी से बढ़ी जी। तो उनको एक मायावती बहन जी का विकल्प के तौर पे देखते हैं। तो विकल्प का पैदा होना ही बहन जी की राजनीति के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी। क्या उनको चुनौतियां अंदर और बाहर दोनों से, मुद्दे उनका कांग्रेस छीन रही है जी। इंडिया गठबंधन छीन रहा जी। वोट बैंक उनका बीजेपी छीन रही है, इंडिया गठबंधन छीन रहा। और अंदर से चुनौती यह है कि उनके नेतृत्व पर, उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लगातार उनको पिछले 2 चुनावों के बाद से लगातार उनको आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी की गोद बैठी हैं, ईडी सीबीआई के डर से वो बैकफुट पर रहती हैं और जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। यहाँ तक इसमें कि कितनी लोग बी हकीकत है, टीम कितनी कहते नहीं, हैं, हाथ मैं नहीं साहब बी जानता टीम हूं। कहते हैं बीजेपी जी। की। यहाँ तक लोग कहते हैं कि बी टीम है वो बीजेपी की। जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन
जो चुनावी नतीजे हैं वो इस परसेप्शन को मजबूत करते हैं। तो बहन जी के सामने चुनौती कई मोर्चों पे है। आकाश आनंद को जिस तरह से उन्होंने वापस बैक ट्रैक किया और जी। उसका जिस तरह से समाज के अंदर से रिएक्शन निकल के आया और जिसके फौरन बाद उनको फिर से बहाल करना पड़ा, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मायावती जी भी, बहन जी भी अब अपनी पूरी रणनीति को लेकर के फिर से पुनर्विचार कर रही हैं। कहाँ हैं वो खड़ी, वो कहाँ पहुंच गई हैं और फिर से राजनीति में एक नया आगाज करने की दहलीज पर आ गई। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं प्रमोद गोस्वामी जी को चर्चा में शामिल करता हूँ। गोस्वामी जी बहुत वर्षों से पॉलिटिकल जो बीट है उसके लोग हैं और तमाम बड़े नेताओं को फॉलो करते हैं, कवर किया है। मायावती का उदय, काशीराम का उदय, गोस्वामी जी ने उसको देखा है और कवर भी किया है। गोस्वामी जी बहुत संजीदगी से हयात उमर साहब ने बताया कि इनसाइड द बीएसपी चुनौतियां क्या हैं मायावती के लिए, आउटसाइड द बीएसपी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें पिछला लोकसभा का चुनाव तो 41% वोट दलितों का इंडिया गठबंधन ले गया, उसमें कांग्रेस 26% वोट ले गई है और बाकी समाजवादी पार्टी को मिला है। तो एक बड़ी चुनौती ये है, वो कह रहे हैं मुद्दे राहुल गांधी छीन रहे हैं और वोट इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों छीन रहा है और बीच बीच में उसमें जो पिंच कर रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। तो दलित वोट या दलित विमर्श को आप कहाँ देखते हैं गोस्वामी जी? अभी हयात साहब ने सारी चीजें विस्तार से रखी और सही भी है जहां तक मैं समझता हूं। और काशीराम जी के बाद जी, तो काशीराम जी ने मतलब, हालांकि हयात साहब कह रहे हैं कि मायावती दलितों की नेता रही, दलितों की नेता कुछ चंद वर्षों के लिए तो मैं मान सकता हूं, लेकिन वस्तुतः स्थिति ये रही कि काशीराम जी ने दलितों को DS4 के नाम से चारों तरफ पैदल साइकिल से घूम के दलितों को इकट्ठा किया। हाँ, मायावती जी उनकी एक सहयोगी के रूप में रही, जो मैंने उनको देखा और कवर भी किया, काशीराम जी को भी मायावती जी को भी। और काशीराम जी ने जो टीम मतलब क्रॉस लेवल पर जो खड़ी करी, जो वहां से जो उन लोगों को जो तैयार किया और एक मजबूत टीम बना के खड़ी कर दी थी और उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने को उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। खाली प्रयास नहीं किया, एस्टेब्लिश भी कर दिया उन्होंने। लेकिन काशीराम जी के बाद मायावती जी जब इसकी होलसेल इंचार्ज हो गई, उसके बाद जो काशीराम जी के जमीनी नेता थे, वो ईगो कह लीजिए या उनका एग्रेशन कह लीजिए, उसको कोई भी शब्द दिया जा सकता है, उसके चलते जितने भी जमीनी नेता काशीराम जी के DS4 के समय के जो एक एक नीचे के गांव के पंचायत के मजरे के जो लोग थे जिनसे उनका संपर्क था, वो सब धीरे धीरे बाहर हो गए। और मायावती जी ऐसे लोगों को लाती रही और जो पुराने लोग थे उनको निकालती रही। उनको ये खतरा रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे विकल्प के रूप में आज नहीं तो कल खड़े हो जाए। ये उनके अंदर का आंतरिक डर था। बड़ी वजह दैट्स व्हाट आई फील, मे बी आई रॉन्ग, बड़ी वजह है जी। तो हाँ, उसके बाद जब ये स्थिति हो गई तो उसके बाद जो उनको आय से अधिक संपत्ति का मामला आया और जो मुकदमे हुए, CBI की जांचें हुई, वो हुई, उसने बिल्कुल मायावती जी को मतलब इस मुडेर पर लाके कर दिया कि इधर खंदक और उधर खाई, अब इधर जाए कि उधर जाए जी। ये स्थिति पैदा हो गई। और जो आपने भी कहा ना कि वो बी टीम के रूप में, वो बी टीम तो नहीं है, उनके बी टीम बनने की मजबूरी है कि वो उन्होंने बीजेपी जैसा कहती है वैसा उनको करना उनकी बाध्यता या विवशता है। तो जो दलित विमर्श था वो विमर्श समाप्त हो गया। और जो उत्तर प्रदेश में 3 बार बीजेपी ने अपने सहयोग से मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसका परिणाम ये हुआ कि जब ये सरकार बनी तो बीजेपी ने, RSS ने बड़े प्लान्ड मैनर में अपने कार्यकर्ताओं को, संघ के लोगों को लगाया कि अब आप दलितों के बीच जाके अपनी पैठ बनाएं और उनको लें।
जी। वो दलितों को उन्होंने, अब वो कितना परसेंट लिया पूरा तो नहीं, वो निकल आया, तो वो कुछ ले गए बीजेपी। हालांकि सपा के साथ ये नहीं रहा, क्योंकि इसलिए नहीं सपा के साथ गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अपनी कोई स्थिति रही नहीं है, तो उसको सपा के साथ गया नहीं। और सपा ने और बसपा ने जब गठबंधन किया पिछले लोकसभा चुनाव में 19 के, तो उसमें मतलब मायावती को तो यादवों का वोट मिल गया, लेकिन दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं गया। जी। और उसका ये था कि मायावती को 10 सीटें आ गई और सपा के पास मात्र 5 सीटें रह गई, जी। क्योंकि वो जो गेस्ट हाउस कांड था उसकी वजह से दलितों में एक सपा के प्रति नाराजगी रही। वो 19 में भी देखने को मिली कि एक साथ एक मंच पर आने के बावजूद भी दलित तृप्त नहीं हुआ। चौथी बात यह है कि आप देखिए कि जब काशीराम जी थे, मायावती थी, और उसके बाद जब ये राजनीति शुरू हुई, तो वो जो 21-22%, 21 पॉइंट समथिंग जो है वो दलित वोट बैंक था, जिसमें लगभग 11-12% जो है जाटव। बाकी जो जाटव के अतिरिक्त जो दलित वोट बैंक था वो बीजेपी ले गई, और 24 के चुनाव में या उससे पहले थोड़ा बहुत ये इंडिया गठबंधन ले गया। घट के स्थिति एक भी सीट नहीं आई 24 में, और वो जो उनका मत प्रतिशत था दलितों का वो 9%, जो हया साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि 9% इनका वोट बैंक रह गया। हालात ये है कि मायावती अब क्या करें, अब इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं एक निर्णय की स्थिति में, उहापोह की स्थिति में, या कोई निर्णय, वरना मायावती को ये जाना जाता है कि मायावती कोई भी चीज या कोई भी डिसीजन लेती है तो वो डंके की चोट पे लेती है, उसका प्लस या माइनस नहीं देखती। ऐसा मैंने देखा भी है और ऐसा कहा भी जाता है। तो वो पॉलिटिकल निर्णय के बारे में आकाश आनंद ने सीतापुर में जो एक बयान दिया वो बीजेपी के खिलाफ चला गया, और बीजेपी ने जब वहां से अपना स्क्रू लगाया तो उनको आनंद को हटाना पड़ा। तो ये क्या ऐसा नहीं है कि इस देश की जनता या दलित समाज अब वो दलित समाज नहीं रह गया है जो आज से 20-30 वर्ष पहले दलितों में बहुत चेतना आ गई है, और जो दलित युवा है वो बहुत पढ़ा लिखा है, चेतना आ गई। यही वजह है कि जो चंद्रशेखर आजाद के पीछे क्यों, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अपनी मुच्छे ऊपर करके रखते हैं। ऐसे अमूमन जब गांवों में जो स्थिति थी आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी, कि दलितों को मूछें ऊंची करने का अधिकार नहीं था। अब चंद्रशेखर आजाद जो मूछें ऊंची करते हैं तो उनको जो दलित युवा है आइकॉन समझता है कि भाई ये मूछें ऊंची करने वाला नेता है। हाँ बिल्कुल, आपने दिनेश जी बिल्कुल सही बात कही, यह एग्जाम्पल सही दिया। जब काशीराम जी और इनकी सरकार बनी तो जो मायावती जी के प्रति एक दलितों में ये आया कि ये हमारी नेता है, और जो थाने में जाने से कतराता था, डरता था, भय खाता था, वो वहां थानेदार से जाके उसकी कुर्सी पर बैठ के बात करता था और उनसे आंख में आंख मिला के बात करने लगा था। तो दलित का सम्मान, दलित का चेतना जागी, दलित ने समझा, और वो मायावती की तरफ उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी नेता है जो हमारे दलित सम्मान को बरकरार रखती है। लेकिन उसके बाद वो सारी चीजें धीरे धीरे घटती चली गई। मायावती भी दलितों के जो सरोकार थे उन सरोकारों से कटती चली गई, उनकी अपनी व्यवस्थाएं रही, ईडी या सीबीआई का डर या भय रहा, तो उसके चलते मायावती की ये एक दुर्दशा कह लीजिए या जो राजनीतिक दल का पराभव कह लीजिए कि वो शुरू हो गया। अब स्थिति ये है कि अब आप आ जाइए चंद्रशेखर आजाद के पास, वही स्थिति जो मैं दलितों की थाने में जाके कुर्सी पर बैठ के थानेदार के सामने बात करता था, जो कभी सिपाही के को देख के भाग जाता था, तो वो बना था वही चंद्रशेखर आजाद ने। और चंद्रशेखर आजाद भी जो जीते हैं बिजनौर से जीते हैं, जो जहां मायावती का या काशीराम जी ने वहां मजबूत गढ़ बना रखा था, उस गढ़ को भेद दिया और वहां से चुनाव जीतकर वो आ गए। तो चंद्रशेखर आजाद जिस ढंग की भाषा, जिस ढंग की शैली, दलितों के इश्यूज को लेके बड़ी बेबाकी से बोलना, मायावती का अगर आप देखें, मैं पिछले मतलब इधर 3-4 वर्ष से दलितों के मुद्दे पर उनके खाली एक बयान तो मैं जरूर या प्रेस नोट देख लेता हूँ या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके 2 शब्द कह दें। ट्वीट बड़े लंबे करती हैं वो आजकल, एक्स पर बहुत लंबा पोस्ट उनके सलाहकार करवा देते हैं।
कि अगर राहुल गांधी प्रयागराज में कोई सम्मेलन करेंगे तो लंबा सा पोस्ट बहन जी कहा जाएगा। ये करती हैं आजकल वो। तो ये, हाँ, तो ये स्थिति पैदा, तो इससे दलितों को ये बात समझ में आ गई कि अब मायावती जी डरी हुई हैं, मायावती जी बीजेपी के गिरफ्त में है और उनको वो अपने उसमें रखे हुए हैं, तो इसलिए उसको वो वोट बिखरा। अब 9% इनका रह गया है मायावती का। मुझे और आपकी फिर दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, मायावती जी सामान्यतः अपवाद को छोड़ के वो बाई इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़े हैं कभी भी। जी जी। लेकिन अब की बाई इलेक्शन में सभी सीटों पे क्यों खड़ा कर रही हैं? क्या वजह है? कहीं ना कहीं नेपथ्य में जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी है, या बीजेपी कर रही है, ताकि बीजेपी के लिए ये 10 जो बाई इलेक्शंस है ये विधानसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप बड़े आत्मविश्वास के साथ में कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है। गोस्वामी जी, कोई मजबूत सूत्र हैं आपके? नहीं, सूत्र ही नहीं, ये एक कॉमन ही सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। दिखाई भाई, आप मुझे बता दीजिए कि मायावती जी ने अपवाद को छोड़ के कौन सा बाई इलेक्शन लड़ा है? किसमें खड़े किए प्रत्याशी? नगर निगम की वो चुनाव नहीं लड़ती है, वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। बाई इलेक्शन आपकी 10 जगह वो खड़ा कर रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि इंडिया गठबंधन को रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी भी अब बैकफुट पर है जो लोकसभा के परिणाम के बाद से, तो इसकी वजह से ये 10 बाई इलेक्शन आने वाले समय में, न केवल आने वाले समय में 27 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो अब ये चंडीगढ़ में, हरियाणा में, और यहाँ हरियाणा के और वहां के तो जम्मू के घोषित हो गए हैं, लेकिन झारखंड में और यहाँ जो चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। मैं लौटूंगा गोस्वामी जी, एक मुझे ब्रेक लेना है, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई गोस्वामी जी ने इस चर्चा को एक अलग एंगल दिया कि मायावती उपचुनाव तो लड़ती नहीं है, इस बार उन्होंने आज ही ऐलान किया कि उपचुनाव वो लड़ेंगी। अपनी जानकारी के आधार पर वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मायावती का कार्यकर्ता भी इस बात को महसूस कर रहा है कि बहन जी क्या बीजेपी की मदद करती हैं क्या। एक ब्रेक। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरी जिंदगी दे दी, आज वो या तो समाजवादी पार्टी में है या दूसरे दलों में है, या आप यूँ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी में। ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी में, जिनको अभी गोस्वामी जी कह रहे थे कि वो काशी राम के साथ के लोग थे, चाहे रामाचल राजभर को ले लीजिए, चाहे इंद्रजीत सरोज को ले लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में हैं, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी में। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को रखा, RK चौधरी संस्थापक सदस्य अभी सांसद हुए हैं मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी में, दीनानाथ भास्कर पता ही नहीं कहाँ चले गए, बहुत सारे इस तरीके के नाम, ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हाल में, वो कांग्रेस में चले गए, तो बहुत सारे नेता कांग्रेस में, सपा में चले गए। बहुजन समाज पार्टी की जड़ें शायद इसीलिए उखड़ गई। और ये कहा जा रहा है कि एक मिशन, जो कहते हैं ना, एक नारा लगता था जब हम लोग बसपा को कवर करते थे शुरुआती दौर में, तो नारा लगता था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन मायावती करेंगी पूरा। ये नारा लगता था, और ये नारा पता नहीं कहाँ चला गया। बाबा का मिशन तो पता ही नहीं। अब तो बहन जी के नाम शायद बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मतिथि या परिनिर्माण दिवस के अवसर पर भले वो बाबा साहब का नाम लेती हैं। बाबा साहब का मिशन कहाँ चला गया? काशीराम का मिशन कहाँ चला गया? मान्यवर काशीराम ने जो चीज़ों को स्थापित किया था, दलित विमर्श को भारत में एक नई धार दी थी, वो धार चली गई। हमारे साथ इस देश के जाने माने दलित चिंतक, राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC दलित और आदिवासी मोर्चा के डॉक्टर ओम सुधा लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा में, और अविरल मलिक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। अविरल, आपका स्वागत। और रुख डॉक्टर ओम सुधा की तरफ। डॉक्टर ओम सुधा, बड़ी दो जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, दोनों बड़े मंजे हुए पत्रकार, गोस्वामी जी ने काशीराम का उदय देखा है, बसपा का उदय देखा है, और जब बसपा उरूज भी थी, उससे एकदम सत्ता का स्वाद चख चुकी थी, उस वक्त हयात साहब ने बड़ी मजबूती से उसको पकड़ा, समझा और उसकी धार
देखिए कि क्या किस तरीके की स्थितियां हुई हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि दलितों की एकमात्र सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी है, लेकिन अब ताकत कितनी है ये सवाल है। और इस मिशन के पीछे, चूंकि आप मिशन को समझते हैं, मिशन ये कैसे टूटा, क्या मुख्य वजह इसकी आपको ओम सुधा जी नजर आ रही है? ये जो हयात साहब अभी विश्लेषण किया, हयात साहब ने और गोस्वामी जी ने बहुत शानदार और कायदे से विश्लेषण किया। और आखिरी बात जो गोस्वामी जी ने कही कि जो है 10 सीटों पर बीजेपी को लेकर चुनाव जो है बसपा लड़ना चाहती है उपचुनाव, और तमाम चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इन दोनों ने जितने भी बिंदु रखे, मैं तमाम बिंदुओं से पूर्णतः सहमत हूँ। एक एक बात अक्षर से सही है और ये उपचुनाव तक आती है। अब क्या है कि दुर्गेंद्र जी कि अब हमको समझना पड़ेगा कि आज का जो दलित है, आज का जो दलित समाज को ही अगर सिर्फ ले ले तो उसकी उम्मीद, उसकी आकांक्षाएं क्या है? उसकी उम्मीद और आकांक्षाएं वो है जो सीतापुर में आकाश आनंद ने कही। जब सीतापुर में आकाश आनंद ने वो बयान दिया भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो उस समय बसपा के जितने भी मानने वाले हैं, जो मिशनरी लोग हैं, उन लोगों में उत्साह का संचार हुआ था और आकाश आनंद अचानक से सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे थे। क्योंकि पिछले जो है 11 साल का पूरा जो एक दशक का लगभग जो समय है पूरा होता है, इस एक दशक में आप माने या ना माने, कोई माने या ना माने, बतौर दलित एक्टिविस्ट मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि एक इस्टेब्लिश हो गई है बात कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है और इस देश में जो है आरक्षण के खिलाफ है। यह बात इस्टेब्लिश हो गई है। इसका असर मैं बता दूंगा कि अयोध्या में इसका असर भी दिखा चुनावी तौर पर, और जो दलित खिसके हैं उसका असर है। हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया का भी इमरजेंस हुआ ना, उसमें भी कई चीजें जो है विमर्श से निकल के आ गई। अब ये नहीं कि आंख मूंद के जो है हाथी को बोलती है सफेद हाथी है, दलित मान लेगा। अभी गोस्वामी जी कह रहे थे कि चीजें बदल गई। अब दलित वो वाला दलित नहीं रहा। अब हमारे पास YouTube पे 50 वीडियो दिख जाते हैं एक मुद्दे पर अलग अलग एंगल से विश्लेषण के लिए। अभी देखिए, जैसे कि अभी SC/ST रिजर्वेशन पर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, मायावती जैसे ही फ्रंट पे आई, आप देखिए दलित समाज मायावती के सपोर्ट में खड़ा हो गया। अब एक परिवर्तन और हुआ है, मैं इन दोनों की बात में जोड़ लूं कि दलित समाज के मुद्दे अब राजनीतिक दल या नेता तय नहीं करते, यह समाज खुद तय कर रहा है। यह मुद्दा यह इस समाज ने अब तय कर लिया है कि आरक्षण को लेकर, देखिए यह समाज, यही एक ऐसा विषय है आरक्षण जिस पर यह समाज बहुत ज्यादा अति संवेदनशील है। हम लोग तमाम लड़ाइयां आरक्षण को लेकर लड़ रहे हैं और यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इस मुद्दे पर पिछले एक दशक में आप देखिएगा कि मायावती जी के खिलाफ जिस पर हम लोग हमेशा हमलावर होते हैं, वह राजनीतिक दल है भाजपा। और भाजपा के जो संबंध है बहुजन समाज पार्टी के साथ, गोस्वामी जी ने उसकी गजब और महीन और बारीक विश्लेषण कर दिया है। वो एक मसला है। इस वजह से जो है जो दलित समाज है उसको एक चेहरा चाहिए। तो एक चंद्रशेखर भाई जैसे अपने मूंछों वाली प्राइड की बात की दुर्गेंद्र जी, वो तो महसूस करता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उतना फैलाव नहीं हो पाया है कि देश भर से लोग उनसे जुड़े। और उत्तर प्रदेश में आज भी अगर देखें तो दलितों का एक बड़ा हिस्सा आज भी जो है अंदर से मायावती जी के करीब महसूस करता है। ये SC/ST रिजर्वेशन वाले में हम लोग देख रहे हैं, लगातार हम लोगों की नजर है उस पर। तो चंद्रशेखर का भी इमरजेंस जो है वो बहुत आसान नहीं होने वाला है। यहाँ से आगे आपको संगठन के ढांचे में आना पड़ेगा। मायावती जी के साथ क्या थी, उनको कांसीराम साहब ने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, मिशनरी लोग दे दिए। हम लोग जानते हैं, हम लोगों के पहले वाली पीढ़ी उस मिशन से जुड़ी रही है। मायावती, कांसीराम साहब जो पॉकेट से पैसा निकालना जानते थे। संगठन ऐसे चलता नहीं है, ऐसे चलेगा नहीं। मायावती जी ने दूसरे तरीके से किया होगा, मेरा कोई आरोप इल्जाम इसमें है नहीं। संगठन में लोग चंदा देते हैं, आज भी मायावती जी को लोग चंदा दे रहे हैं, लेकिन यह पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करना, फिर उसको रन करना, ये चंद्रशेखर नहीं कर पाएंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यह बहुत आसान भी नहीं होने वाला है जितना आसान मायावती जी के लिए था। उत्तर प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री बने, चंद्रशेखर जी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला। यह लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन
चंद्रशेखर आज के युवाओं के, आज के दलितों की नब्ज पकड़ चुके हैं। वो नब्ज पकड़ कर चलते हैं। जहां कहीं भी आप देखिएगा दलित उत्पीड़न का मामला हो, मायावती जी का शायद ट्वीट भी ना है आधे मामलों में, लेकिन चंद्रशेखर लपक कर खुद पहुंच जा रहे हैं। तो उससे क्या है ना कि दलित जुड़ा हुआ महसूस करता है। आरक्षण अभी डॉक्टर ओम सुधा, मैं एक मिनट एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। अभी मैं देख रहा था कहीं उत्तर प्रदेश के किसी जगह की बात थी, वहां किसी ने आगरा की संबंधित बात थी या कानपुर देहात की, किसी ने मायावती जी पर टिप्पणी की थी। कानपुर देहात की बात थी या कानपुर नगर में, कानपुर देहात नगर का मसला था। चंद्रशेखर आजाद वहां गए, उन्होंने इस बात को लेकर विरोध जताया कि भाई मायावती जी पर कैसे आपने टिप्पणी कर दी, वो तो हमारी नेता हैं, दलितों की नेता हैं। तो ये एक अलग तरीके की राजनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो मूल रूप से जो है एक ब्राह्मणों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, सब जानते हैं, कोर वही है उसका, और उसका पूरा थॉट प्रोसेस जो है मनुस्मृति से होकर गुजरता है, कौन नहीं जानता है। और अब तो डॉक्टर ओम सुधा, आप तो मान लीजिए कायाकल्प हो गया भाई, ओबीसी का सबसे बड़ा नेता, उनका सबसे बड़ा नेता है, अब तो स्वीकार कर लीजिए आप। इतना कायाकल्प हो गया है कि जो है 4 बार की चुनी हुई दलित मुख्यमंत्री को भाजपा का एक विधायक जो है अपमानित करने का काम करता है। आप शायद उसी मामले का जिक्र कर रहे हैं। उसमें जो है चंद्रशेखर जी ने कहा कि उस भाजपा विधायक को जूते से पीटना। हाँ, उसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उसी का जिक्र। 4 बार की मुख्यमंत्री को कोई भाजपा का विधायक अपमानित करे और आज का दलित समाज बर्दाश्त कर ले, नहीं चलेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी ने गलत कहा कि जो है जूते से पीटना चाहिए। ऐसे आदमी को जो जनसेवक कहता है उसको फटे हुए पुराने जूते से पीटना चाहिए। मैं थोड़ा और बात आगे बढ़ाता हूँ। भाई हिम्मत कैसे कर देते हैं आज की तारीख में आप एक दलित महिला के साथ जो है अभद्र टिप्पणी करने का, ये क्या? आप एक तरफ कहते हैं आप दलितों की पार्टी हैं, दलितों के फेवर में काम कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं दलितों को स्पेस दे रहे हैं, और एक दलित महिला नेत्री आपको जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसे कैसे चलेगा? ये वो जमाना नहीं रहा ना भाई साहब, जब पसीना गुलाब था, जब आप गाली दे देते थे। असल में जो भाजपा अपनी जो दलित विरोधी मानसिकता है ना, वो समय समय पर उसका परिचय भाजपा देते रहती है, कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका मूल चाल चरित्र ही जो है दलित विरोधी है। और जनता को एक समय में जब ये नहीं मिला, पिछले 1 दशक में जब स्पेस नहीं मिला उनके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, तब ये इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट हो गए। समझिए पूरा क्या खेल है। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ, जाति जनगणना के खिलाफ और दलितों के खिलाफ ऐसा लगता है जंग छेड़ रखा है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, ऐसे समय में अब दलितों को पहले की तरह मुक्त कराना आसान नहीं है। अब दलित तो कम से कम बीजेपी में आने वाले समय में, हमको तो जाति भी नहीं दिख रही है, कम से कम दलित जातियां, वो दलित जातियां नहीं जाएंगी, वो मुखर हो गई हैं। अब थोड़ा बहुत जैसे कि SC/ST आरक्षण वाले मामले में इन्होंने वाल्मीकियों के ग्रुप को अलग कर लिया, वो ठीक है, टूट फूट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से दुर्गेंद्र जी, मुझे नहीं लगता है कि अब दलित समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती है, कितनी भी मेहनत करे। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण मोड़ पर आप इस चर्चा को ले आए डॉक्टर ओम सुधा। अविरल मलिक भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और डॉक्टर अविरल मलिक से मेरा सवाल यही है, बिल्कुल एक मैं चाहता हूं कि एक आपका बहुत विश्लेषण पूर्वक बयान आए अविरल मलिक। पार्टी का लिखा पढ़ा हुआ बयान नहीं चाहिए आज मुझे एक चाहिए कि अविरल मलिक एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या सोचते हैं दलित विमर्श पर। दलित चिंतक डॉक्टर ओम सुधा कह रहे हैं कि भाई आपकी एक इमेज बन गई है कि आप आरक्षण विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं। अब बन गई है, वो किसने बनाई? आपके राजनीतिक विरोधियों ने बनाई, इसमें भी कोई शक है नहीं। और ये कहा जाता है कि अब मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता आज की डेट में भी हैं, जैसा अभी डॉक्टर ओम सुधा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके बाद मायावती जब आगे खड़ी हुई कि भाई आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं चाहिए, और हम खड़े हैं, आपकी पार्टी भी असमंजस में, कांग्रेस पार्टी भी असमंजस में, समाजवादी पार्टी भी असमंजस में, लेकिन मायावती निकल कर आई। तो अभी भी ये टेस्ट हो गया है, एक तरीके से एक रायशुमारी हो गई है कि मायावती अभी भी दलितों के एक बड़े वर्ग की नेता हैं। वोट चाहे आप खींच ले जाओ, कांग्रेस खींच ले जाए या कोई खींच ले जाए। ऐसी स्थिति में जब कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में इस्तेमाल आप करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी पार्टी दलितों को लेकर क्या सोचती है, दलित विमर्श को लेकर, दलित की राजनीति को लेकर? जी
देखिए, जहां तक बहन कुमारी मायावती जी का विषय है तो वो निश्चित रूप से बड़ी नेता हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का शक नहीं। और अगर कुछ लोग नए नए आते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो या और कोई हो, अगर वो सोचते हैं कि वो बहन कुमारी मायावती जी की बराबरी कर लेंगे किसी भी प्रकार से, जितना उनका वोट बैंक है उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो कतई किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अनुभव की बात हो या वोट बैंक की बात हो या अन्य किसी तरीके से देखा जाए। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस प्रकार से डॉक्टर ओम सुधा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी है, इस प्रकार की इमेज सेटल हो चुकी है ग्राउंड पर, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से दलित भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं वो ग्राउंड पर ही नजर आता है, वो कहीं आसमान में नजर नहीं आता। और बड़े नेता दलितों के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, ये देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी नेता की बात कर ली जाए। और जहां तक बात है रामनाथ कोविंद जी की, तो जिस प्रकार से कुछ लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को इग्नोर किया, उनके विषय पर भी ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक आदिवासियों की अगर एक जोड़ ली जाए, तो आदिवासियों में जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी का, एक महिला का जिस तरीके से कांग्रेस ने अपमान किया था, वो भी एक देखने वाली बात है। और जहां तक बात है संविधान की, और संविधान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दलितों के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, ये डॉक्टर ओम सुधा जी ने आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया, तो ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। किस प्रकार से मैं बेबुनियाद कह रहा हूं उसको मैं बता देता हूं। जहां तक बात है गलत इमेज सेटल होने की, गलत इमेज सेटल होने में 1 मिनट नहीं लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई गलत इमेज नहीं। जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया, ग्राउंड पर लोगों को गुमराह किया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान को समाप्त करेगी, बदलेगी, उखाड़ कर फेंक देगी, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये जिस प्रकार से इन्होंने जनता को गुमराह किया और जनता गुमराह हो गई, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। इतने लंबे समय के बाद आजादी के लोगों के इतना अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है हर एक व्यक्ति के, हर एक कॉमन मैन के, उसके बावजूद भी ये गुमराह करने में सफल हुए। लेकिन जहां तक बात है संविधान को बदलने की, दुर्गेश जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम है न संविधान को बदला जाता है न संविधान को पलटा जाता है। हाँ, अमेंडमेंट्स जरूर आते हैं, पहले भी आए हैं, भविष्य में भी आएंगे और आते रहेंगे। अमेंडमेंट्स एक कॉमन बात है। और जहां तक बात है जिस प्रकार गलत इमेज सेटल होने की बात है, किसी प्रकार की हमारी कोई गलत इमेज नहीं है। चाहे दुष्यंत गौतम जी की बात करी जाए या अन्य नेताओं की बात करी जाए जो दलितों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम जी, इस विषय को भी इन लोगों को देखना चाहिए। और वो जमीनी स्तर पर दलितों के मध्य में, आदिवासियों के मध्य में, गरीबों के मध्य में लोकप्रिय हैं, वो भी अच्छा, सबको ये मालूम है। बताइए लेकिन कितने दिनों से आपने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित नहीं बनाया? कितने दिन हो गए? जरा जरा वर्ष गिना दीजिए मुझे, कितने दिन हो गए भाई? कितना दिन हो गया जो आपने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया? दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय महासचिव हो सकते हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चेहरे के रूप में किसी दलित को आपने रखा क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो ये केवल एक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री कितने रहे वो आपको भी मालूम है, और सारा संगठन कौन संभालते हैं अध्यक्ष के बिहाफ पर वो आपको मालूम है। राष्ट्रीय महामंत्री का ही एक मुख्य दायित्व होता है। और जहां तक बात है राष्ट्रपति की, आप बात कर लीजिए, चाहे वो आदिवासी राष्ट्रीय की बात कर महामंत्री लीजिए, 2 दर्जन होते हैं भाई, 2 दर्जन होते हैं। खाली दुष्यंत गौतम को पूरी पार्टी थोड़ी सौंप दी है आपने, क्या मजाक करते हो भाई, है ना? ऐसा थोड़ी है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में से बहन कुमारी मायावती चुनाव नहीं लड़ती, मायावती पे ये आरोप लगता है उपचुनाव नहीं लड़ती वो। अब ये साफ तौर पर ये एक परसेप्शन बन रहा है नीचे कि भाई आपकी हालत खस्ता है उत्तर प्रदेश में, 10 सीटें जीतना आपके लिए बिल्कुल प्राण का सवाल है। मायावती जी को आपने लगाया, समाजवादी पार्टी पहले भी इस बात को आरोप लगाती थी कि वो जहां जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वहां भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बसपा के तय होते हैं, तो इस बार भी वही लोग आप ये इस बात को कह रहे हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से पुरानी पीड़ा भी मायावती जी के मन में है और निरंतर रूप से उनके संगठन के लोग भी इस बात को कहते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग न जाने किस बेशर्मी के साथ सपने में भी ये कैसे सोच लेते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इन लोगों का समर्थन करेंगी। इस प्रकार से
ये सोचते हैं तो इन्हें गेस्ट हाउस कांड याद कर लेना चाहिए। ये पता नहीं गेस्ट हाउस कांड को कैसे भूल जाते हैं। अरे तो 19 में हाथ मिलाया, नेताजी मुलायम सिंह मायावती एक मंच पर थे, वो भूल गए थे, आप लोग याद रखे हुए हो। वो तो भूल चुके, आगे बढ़ चुके उससे। वो तो आगे बढ़ चुके। अब्दुल मलिक, क्या बात है, गोस्वामी जी ने वो गेस्ट हाउस का अनकवर किया है। वो समझ रहे हैं। ओम सुधा कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं वरुण त्रिवेदी को लूंगा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े। ओम सुधा बोलिए। आपने दुर्गेंद्र जी अच्छा सवाल उठाया कि आपने अध्यक्ष कब बना। हम तो कहते हैं इनका जो मदर संगठन है आरएसएस, 100 साल से ब्राह्मण ही, एक को छोड़ के रज्जू भैया को छोड़ के 100 साल से ब्राह्मण ही जो है उसका होता है ऑल इन ऑल। और ब्राह्मण में भी जो है सब ब्राह्मण है। हमारे यहाँ बिहार में जो सब ब्राह्मण पाया जाता है उसमें चितपावन ब्राह्मण ही अध्यक्ष होगा। तो इनके यहाँ तो परंपरा ही है कि बस झोला ढुलवाएंगे, स्टूल पे बैठा देंगे, लेकिन अध्यक्ष मालिक कोई और होगा। जहां डिसीजन मेकिंग वाली जगह ने बना देना, इतना कहते हैं ना दलित को हिंदू है लोग, आरएसएस का हेड कभी कोई दलित को बना दे, वहां चितपावन ब्राह्मण चाहिए। और जो है मुसलमान से लड़ाना होगा, दलित भी हिंदू है। अब दलित भी इनके इस सब खेल को समझने लगा। देखिए, हम तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बनाए हुए हैं, दुर्गेंद्र जी को मालूम है। हम तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना इंद्रेश जी देखते हैं उसको। इंद्रेश जी देखते हैं जी। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जहां तक बात है, हम तो मुसलमानों को भी जोड़ रहे हैं भाई। ओम सुधा वो कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी बनाया उन्होंने, वो मुसलमानों को भी जोड़ रहे हैं अपनी पार्टी से। वहां कीर्तन करवाइए, फिर जोड़ रहे हैं तो। अरे भाई, मुसलमानों के खिलाफ आप इतनी नफरत करते हैं, इतना जहर बोते हैं, हिंदू राष्ट्र करते रहते हैं। दलित और मुसलमान उससे तो पता नहीं आपकी पार्टी और आपके मदर संगठन आरएसएस को क्या एलर्जी है। मुस्लिम मंच बनाए कि दलित मंच बनाए, काम तो आपका इनके खिलाफ ही होता है, जड़ काटने में आप लगे। नहीं, देखिए, आप दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए, आप केवल हिंदू दलितों की बात करते हैं, मुस्लिम दलितों की भी बात करते हैं? और अगर मुस्लिम दलितों की बात करते हैं तो 4-5 जातियां बताइए मुस्लिम दलितों की। नट की बात करिए, भटियारा की बात करिए। मलिक जी, हम अपनी बात कर रहे हैं भैया। हिंदू आप हमको बताते हैं, हमको कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तो हम पूछ रहे हैं हमको कब आरएसएस का हेड बनाओगे? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, कब बनाओगे आप बताइए। आप पूछिएगा, आरएसएस के शिविर में जाइएगा ना इस बार अभ्यास में, जाके पूछिएगा कि एक दलित साथी पूछ रहे थे कि कोई दलित को कब बनाओगे आरएसएस का। मेरा सवाल लेके जाइए आरएसएस मुख्यालय किसी। ठीक है, मैं वरुण को ले लेता हूँ। डॉक्टर ओम सुधा, डॉक्टर अब्दुल मलिक, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। वरुण को ले लेता हूँ। वरुण त्रिवेदी, ये कहा जाता है कि बीएसपी अपने आप में एक दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी नेता उनके पास, लेकिन इधर आपके नेता भी राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना या आरक्षण की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लेकिन मकसद तो वोट लेना ही है। राजनीतिक लड़ाई क्यों नहीं है? अभी इंडिया गठबंधन ने 41% वोट लिया है उत्तर प्रदेश में, उसमें कांग्रेस का हिस्सा ज्यादा है। वरुण त्रिवेदी, देखिए, आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर आप इतिहास देखते हैं तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अपनी सरकार बनाई है। आज जब हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं 2014 से। लोग हमें वोट नहीं दिए, कम दिए, ये अलग मामला है, लेकिन हमने उसकी बात तो नहीं छेड़ी। हमने इसके पहले भी कहा कि भाई जातीय जनगणना एक सच है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। देश के संसाधनों पर सभी का अधिकार है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि देश में जो संसाधन है वो किनको वितरित किया जाए, किसका कितना हिस्सा है, किसको कितना मिलना चाहिए, बंटवारा कैसे हो। ये तो हमारे संविधान का डीपीएसपी भी कहता है कि भाई देश के संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि सभी को समान रूप से उसमें किसी एक के पास ना रह जाए। लेकिन यहीं पर आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म पे पार्टी मूव कर रही है। संसाधनों पर कुछ लोगों का हिस्सा है, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि डिबेट का आज विषय दूसरा है, लेकिन वो सब जानते हैं कि संपत्ति कुछ लोगों के पास है, बाकी सब मांग रहे हैं, मिल किसी को नहीं रहा है। दूसरा, हमारा जातीय जनगणना एक राजनीतिक आंदोलन है, हम इससे डिनाई नहीं करते, हम एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, लेकिन
हमारा एक सामाजिक आंदोलन भी है। देश में राजनीति एक ऐसी राजनीति कोई भी पार्टी करे, लेकिन वो होती किस लिए है? समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए होती। हम भी वही कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारे पास भरपूर समय है। हम जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं, रचना हम पहले से करते आए हैं, जितने भी क्रिएटिव काम। जी चलिए, वरुण त्रिवेदी की बात पूरी हो गई। हाय उमर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब ओवरऑल अगर अपने पिछड़े वर्ग भाइयों के साथ, सभी के साथ हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है वरुण त्रिवेदी, अब चूंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हयात उमर साहब, अब ताबड़तोड़ तरीके से उपचुनाव पे बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ये बताइए कि अगर मायावती अपने उम्मीदवार सारे सीटों पर खड़े करती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन को मुश्किल होगी? बीजेपी की राह आसान होगी क्या? ये बड़ा रोचक होगा देखना। जी, दो बातें हैं। एक बात की तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी गोस्वामी जी ने इंगित किया कि ये पहला मौका है जब बहन जी उपचुनाव में आए, वरना इससे पहले कभी उपचुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। और दूसरी तरफ हमारे दलित चिंतक जी भाई जो डॉक्टर ओम सुधा बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि दलित अब वो दलित नहीं रहा जिसको कोई हाँक ले जाए। उसमें बहुत चेतना आ गई है जी। और आज से 10 साल पहले से लेकर आज के 10 साल बाद का दौर बहुत कुछ बदल गया है। अब सूचना के लिए किसी एक माध्यम पर, किसी एक चैनल पर, किसी एक अखबार पर निर्भर नहीं है। अब तो सूचना का प्रसार मोबाइल पर, इधर घटना हुई और इधर उस पर सूचना आ गई और इधर उस पर विश्लेषण और विचार आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो लोगों में चेतना का जो प्रस्फुटन है, जो उनका वैचारिक स्तर है, जी, बौद्धिक स्तर है दलितों में, वो बहुत पहले से बहुत बढ़ गया है। अब वो हर चीज को नेताओं के कहने पे आकर के, किसी भी एक नेता कहने पे आकर के चीजें तय नहीं करते हैं। अब वो अपने विचार देते कि हमारे लिए बेहतर कौन कर रहा है, कौन हमारे मुद्दे पे लड़ रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे विरोध में, और उसको वो गहराई से समझते और जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप मुखौटे तौर पर कुछ भी दिखा दीजिए, क्या आप बता दीजिए साहब मैं संविधान की किताब उठा करके कि साहब जातीय जनगणना होनी चाहिए, और वो उसको वो ना समझे। वो इसको भी समझेंगे और वो इसको भी समझेंगे कि भाजपा कितना भी दावा करे कि मैंने इतने विधायक दलित बनाए, इतने सांसद दलित हैं, हमने राष्ट्रपति को बना दिया, एससी आदिवासी समुदाय से ले लिया, और उससे पहले राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी रह चुके हैं। लेकिन दलित इन सब चीजों का विश्लेषण करता है कि वास्तव में क्या मायावती जी हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या वास्तव में चंद्रशेखर आजाद हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या राहुल हमारी वाकई में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी हमारी हित चिंता कर रही है। और ये चुनाव के नतीजे इसी चीज की इसी परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगे। ठीक बात। अब दलित कहाँ है? ठीक बात है, ठीक बात है। हमारी आज जो चर्चा का थीम भी था कि अब दलित कहाँ है, ये हयात उमर साहब ने कहा, हमने कहा कि अब मायावती दलितों के बीच अब कहाँ है, ये हमारा सवाल था। गोस्वामी जी अंतिम टिप्पणी 20 सेकेंड में कि अब दलित कहाँ है, जैसा अभी हयात ने कहा, और मेरा सवाल भी है, इसका जवाब भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आ गई। क्या मायावती को अब स्ट्रैटेजी बदलनी होगी? क्योंकि पहले 10 लाख की रैली करके मायावती जी ने बिल्कुल हाँक दिया कि जाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और लोग दौड़ पड़े जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल चढ़ दुश्मन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। मायावती ने कहा तो दय दनादन, दय दनादन, दय दनादन, मायावती मुख्यमंत्री हो गई हाथ हिलाते हुए। तो क्या अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी क्या? ये दलित पढ़ा लिखा हो गया है, जागरूक हो गया है, जैसा ओम सुधा ने कहा कि बहुत सारे माध्यम हैं। दुर्गेन जी देखिए, आपने 20 सेकंड का समय दिया, मैं खाली एक बात कह के उसमें सारी चीज लिख कर दूंगा जी। मुझे लगता है जो वर्तमान स्थिति है उसमें केंद्र में जब तक बीजेपी सरकार है, मायावती न रणनीति बदलने की स्थिति में है और न ही किसी इस स्थिति में है कि वो कोई संगठन को, पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने की स्थिति में, कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है। जब मतलब वो स्थिति है कि ये मजबूत घोड़ा तो है, लेकिन उस पर जो घुड़सवार है वो जिधर घुमाएगा गाड़ी तो घोड़ा उधर ही घूमेगा। आंख पे
भाजपा की पट्टी लगी हुई है, खाली नकेल हाथ में इधर कर दिया, टिक टिक करते हुए उधर चला गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इसमें भारतीय बहुजन समाज पार्टी इसमें कोई अपनी पार्टी के हित में चिंता, हाँ लेकिन अभी एक चीज में और मतलब ऐसा भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा अपना चिंतन है, या हो सकता है ये महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के और हरियाणा के यहाँ के चुनाव परिणाम आने के बाद हो सकता है कि मायावती जी उसका इंतजार कर रही हो। उसके बाद क्या देश की राजनीतिक स्थितियां बनती बिगड़ती हैं, तो फिर ये भी, क्योंकि इस मामले में मायावती का पाला बदलने में कोई शानी नहीं है। चाहे वो मुलायम सिंह ने उनको समर्थन दिया हो और वो वापस आ गई, और चाहे भाजपा ने उनको दिया हो वापस आ गई। अटल जी की एक वोट से सरकार गिर गई, लेकिन ये इस समय ये मजबूर है, इस समय इनकी मजबूरी है, आंखों पर वो केसरिया पट्टा चढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, वो जिधर हट गई। बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, अवरल मलिक बहुत धन्यवाद, डॉक्टर ओम सुधा, हयात उमर साहब बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, इस कार्यक्रम को देखते हैं, खास कार्यक्रम हमारा मंथन दलित विमर्श पर ही बेहतरीन चर्चा आज आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। लेकिन एक बात निकल कर आई मंथन में कि दलित अब 10 साल 20 साल या 2003 वाला दलित नहीं है कि मायावती काशीराम जैसे नारा लगा देते थे, जैसे हाँक देते थे वो चल पड़ता था। वो इमोशनल दलित नहीं है, अब केवल सिर्फ और सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो इमोशंस पर उसने काबू करना सीखा है, अपना फायदा नुकसान इस बात में फर्क करना सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।